हेलो एवरीवन। मेरा नाम है संदीप दास गुप्ता एंड वेलकम टू अचीवर्ली। आज हम लोग एनसीईआरटी क्लास 7 हिस्ट्री का चैप्टर 7 शुरू करने जा रहे हैं। प्रीवियस चैप्टर के लेक्चर्स ऑलरेडी अपलोड हो चुके हैं और मैंने क्लास 7 हिस्ट्री का एक सेपरेट प्लेलिस्ट भी क्रिएट कर दिया है। आपको प्लेलिस्ट का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो जो लोग नए आए हैं वहां से उन वीडियोस को देख सकते हैं। मैं पढ़ाते हुए इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को स्टार मार्क करता हुआ चलूंगा, तो अगर आप बुक से पढ़ रहे हैं तो आप भी उन पॉइंट्स को मार्क कर लीजिएगा, या फिर अगर आप नोट्स बना रहे हैं तो उन नोट्स में उन पॉइंट्स को लिख लीजिएगा, क्योंकि वहां से क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। अगर आपको कुछ डाउट हो तो आप मुझसे कमेंट्स में पूछ सकते हैं, या फिर आप मुझसे इंस्टाग्राम पे भी पूछ सकते हैं। इंस्टाग्राम का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। एनसीईआरटी की वेबसाइट से आप फ्री में एनसीईआरटी के बुक्स को डाउनलोड कर सकते हैं, तो आप इस बुक को डाउनलोड कर लें और आज का लेक्चर देखने के बाद इस चैप्टर को एक बार पढ़ लें, जिससे कि आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो चलिए आज का लेक्चर शुरू करते हैं। चैप्टर 7, द मेकिंग ऑफ रीजनल कल्चर्स, क्षेत्रीय संस्कृतियों का निर्माण। वन ऑफ द कॉमनेस्ट वेज ऑफ डिस्क्राइबिंग पीपल इज इन द टर्म्स ऑफ द लैंग्वेज दे स्पीक। देखिए, जब हम लोगों को डिस्क्राइब करते हैं, उनके बारे में बात करते हैं, जो कॉमन चीज हम नोटिस करते हैं वो ये है कि वो कौन सी भाषा बोल रहे हैं। लोगों का वर्णन करने का एक सबसे सामान्य तरीका है उनकी बोलचाल की भाषा से उन्हें परिभाषित करना। When we refer to a person as a Tamil or an Odia, this usually means that he or she speaks Tamil or Odia and lives in Tamil Nadu or Odisha. जब हम किसी व्यक्ति को तमिल या उड़िया कहकर रिफर कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये हो सकता है कि वे या तो तमिल और उड़िया बोलते हों, या फिर तमिलनाडु और उड़ीसा में रहते हों। जब हम किसी व्यक्ति को तमिल या उड़िया कहते हैं, तो आमतौर पर इसका अर्थ होता है कि वो तमिल अथवा उड़िया भाषा बोलता है और तमिलनाडु या उड़ीसा में रहता है। We also tend to associate each region with distinctive kind of food, clothes, poetry, dance, music and painting. हम प्रत्येक क्षेत्र को उस क्षेत्र की कुछ खास किस्म की चीजों से जोड़ सकते हैं, जैसे उस क्षेत्र का खाना, कपड़े, पोएट्री मतलब कि कविताएं, डांस मतलब नृत्य, म्यूजिक मतलब संगीत, पेंटिंग मतलब चित्रकला। इसी तरह से हम प्रत्येक क्षेत्र को कुछ खास किस्म के भोजन, वस्त्र, काव्य, नृत्य, संगीत और चित्रकला से जोड़ा करते हैं। Sometimes we take these identities for granted and assume that they have existed from time immemorial. देखिए, कभी कभी हम इन आइडेंटिटीज को फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं, मतलब कि हम ये मान लेते हैं कि किसी क्षेत्र की आइडेंटिटी या फिर वहां के लोगों की आइडेंटिटी हमेशा से ही वैसी ही थी, उनमें कुछ भी चेंज नहीं आया है। कभी कभी हम इन अस्मिताओं को मानकर चलते हैं और सोचते हैं कि ये युगों युगांतर से अस्तित्व में है। However, the frontiers separating regions have evolved over time and in fact are still changing. हमने पढ़ा था कि गुर्जर प्रतिहार, राष्ट्रकूट, पाल वंश हमेशा एक दूसरे के साथ संघर्ष करते थे और एक दूसरे के क्षेत्र में हमला करते थे, और इससे फ्रंटियर्स, जो बाउंड्रीज थी, वो बदलती रहती थी। हमने चैप्टर 2 में एक मैप भी देखा था, उसमें फिक्स्ड बाउंड्रीज नहीं थी, फ्लक्चुएटिंग बाउंड्रीज थी। इसी वजह से क्षेत्रों के बीच के फ्रंटियर्स चेंज हो रहे थे। किंतु भिन्न भिन्न क्षेत्रों के बीच विभाजक सीमाओं के बनने में समय की भूमिका रही है, और सच तो ये है कि ये आज भी बदल रही है। Also, what we understand as regional cultures, they have changed over time and today are often the product of complex process of intermixing of local traditions with ideas from other parts of the subcontinent. देखिए, जब फ्रंटियर्स चेंज होते थे, तब लोगों के बीच संस्कृतियों का, विचारों का, खान पान का आदान प्रदान होता था। तो आज हम जो क्षेत्रीय संस्कृतियां, रीजनल कल्चर्स देखते हैं, वो हजार सालों के इन्हीं क्षेत्रीय संस्कृतियों के आदान प्रदान से, मतलब कि इंटरमिक्सिंग ऑफ लोकल ट्रेडिशन से विकसित हुई है। जिन्हें हम आज क्षेत्रीय संस्कृतियां समझते हैं, वे समय के साथ साथ बदली हैं। ये क्षेत्रीय संस्कृतियां जटिल प्रक्रिया से विकसित हुई हैं। इस प्रक्रिया के तहत स्थानीय परंपराओं और उपमहाद्वीप के अन्य भागों के विचारों के आदान प्रदान ने एक दूसरे को संपन्न बनाया है। As we will see, some traditions appear specific to some regions, others seem to be similar across regions, and yet others derive from older practices in particular area.
but take a new form in other regions. अगर हम किसी एक क्षेत्र की बात करते हैं तो वहां पे उस क्षेत्र की अपनी एक संस्कृति, अपना एक कल्चर तो होता ही है, लेकिन साथ में दूसरे क्षेत्रों की भी संस्कृति हमें वहां देखने को मिलती है, क्योंकि उस क्षेत्र में उपमहाद्वीप के विभिन्न क्षेत्रों के लोग रहते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अगर हम साउथ इंडिया की बात करते हैं तो हमें साउथ इंडिया में साउथ की संस्कृति, कल्चर तो देखने को मिलेगी ही, लेकिन साथ में नॉर्थ इंडिया की भी संस्कृति देखने को मिलेगी, क्योंकि नॉर्थ इंडिया के लोग वहां जाते हैं घूमने के लिए, जॉब के लिए। जैसा कि हम देखेंगे, कुछ परंपराएं तो कुछ विशेष क्षेत्रों की अपनी हैं, जबकि कुछ अन्य भिन्न भिन्न क्षेत्रों में एक समान प्रतीत होती है। परंतु इसके अतिरिक्त कुछ अन्य परंपराएं एक खास इलाके के पुराने रीति रिवाजों से तो निकली हैं, परंतु अन्य क्षेत्रों में जाकर उन्होंने एक नया रूप ले लिया है। अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है द चेरास एंड द डेवलपमेंट ऑफ मलयालम। चेर और मलयालम भाषा का विकास। लेट अस बिगिन बाय लुकिंग एट एन एग्जांपल ऑफ द कनेक्शन बिटवीन लैंग्वेज एंड रीजन। आइए भाषा और क्षेत्र के बीच अंतर संबंध के एक उदाहरण से अपना विश्लेषण प्रारंभ करें। द चेरा किंगडम ऑफ महोदयापुरम was established in the 9th century in the southwestern part of the peninsula, part of the present day Kerala। देखिए, पेनिनसुला के साउथ वेस्ट पार्ट मतलब कि जो प्रेजेंट डे केरला है, वहां पे 9th सेंचुरी में महोदयापुरम का चेर राज्य स्थापित किया गया। महोदयपुरम का चेर राज्य प्रायद्वीप के दक्षिण पश्चिमी भाग में, जो आज के केरल राज्य का एक हिस्सा है, 9वीं शताब्दी में स्थापित किया गया। इट इज लाइकली दैट मलयालम वॉज स्पोकन इन दिस एरिया। संभवतः मलयालम भाषा इस इलाके में बोली जाती थी। द रूलर्स इंट्रोड्यूस द मलयालम लैंग्वेज एंड स्क्रिप्ट इन देयर इंस्क्रिप्शंस। देखिए, चेर वंश के शासकों ने मलयालम लैंग्वेज और स्क्रिप्ट मतलब की लिपि का प्रयोग अपने इंस्क्रिप्शंस, अभिलेखों में किया था। शासकों ने मलयालम भाषा एवं लिपि का प्रयोग अपने अभिलेखों में किया। In fact, this is one of the earliest examples of the use of a regional language in official records in the subcontinent। मलयालम भाषा वन ऑफ द अर्लीस्ट रीजनल लैंग्वेज है जिसका प्रयोग ऑफिशियल रिकॉर्ड्स मतलब अभिलेख लिखने में किया गया है उपमहाद्वीप में। वस्तुतः इस भाषा का प्रयोग उपमहाद्वीप के सरकारी अभिलेखों में किसी क्षेत्रीय भाषा के प्रयोग के सबसे पहले उदाहरणों में से एक है। एट द सेम टाइम द चेरास ऑल्सो ड्रू अपॉन संस्कृतिक ट्रेडिशन। देखिए, चेर लोग संस्कृत ट्रेडिशन मतलब संस्कृत की परंपरा से भी इन्फ्लुएंस हुए थे। साथ साथ चेर लोगों ने संस्कृत की परंपराओं से भी बहुत कुछ ग्रहण किया। द टेम्पल थिएटर ऑफ केरला विच इज ट्रेस्ड टू दिस पीरियड बोरोड स्टोरीज फ्रॉम द संस्कृत एपिक्स। देखिए, केरला में संस्कृत की परंपरा का एग्जाम्पल हमें टेम्पल थिएटर मतलब मंदिर रंगमंच में देखने को मिलता है। यहाँ पे प्लेस और नाटक दिखाए जाते थे, वे संस्कृत एपिक्स मतलब कि संस्कृत महाकाव्यों से लिए गए थे। केरला का मंदिर रंगमंच, जिसकी परंपरा इस युग तक खोजी जा सकती है, संस्कृत के महाकाव्यों पर आधारित था। The first literary work in Malayalam, dated to about the 12th century, are directly indebted to संस्कृत। मलयालम भाषा की पहली साहित्यिक कृति संस्कृत से इन्फ्लुएंस्ड है और यह लिटरेरी वर्क लगभग 12th सेंचुरी का बताया जाता है। मलयालम भाषा की पहली साहित्यिक कृतियां, जो लगभग 12वीं शताब्दी की बताई जाती हैं, प्रत्यक्ष रूप से संस्कृत की ऋणी हैं। Interestingly enough, a 14th century text, the Leela Tilkam, dealing with grammar and poetics, was composed in Manipravalam, literally diamonds and corals, referring to the two languages, Sanskrit and the regional language। देखिए, 14th सेंचुरी का एक टेक्स्ट, एक ग्रंथ है लीला तिलकम, जिसमें ग्रामर और पोएम्स मतलब व्याकरण और कविताओं के विषय में बात की गई है। इसे मनी प्रॉब्लम शैली में कंपोज किया गया है, रचा गया है। मनी प्रॉब्लम का शाब्दिक अर्थ है डायमंड्स एंड कोरल्स, और इससे यह पता लगाया गया है कि यहाँ दो भाषाओं की बात चल रही है, एक है संस्कृत और एक क्षेत्रीय भाषा है, रीजनल लैंग्वेज है। देखिए, मनी प्रॉब्लम ब्लेंड था ओल्ड मलयालम और संस्कृत लैंग्वेज का, मतलब मलयालम भाषा जो आज हम देखते हैं वो मनी प्रॉब्लम का मॉडर्न फॉर्म है। ये भी एक काफी रोचक तथ्य है कि 14वीं शताब्दी का एक ग्रंथ लीला तिलकम, जो व्याकरण तथा
काव्य शास्त्र विषयक है, मणि प्रावलम शैली में लिखा गया था। मणि प्रावलम का शाब्दिक अर्थ है हीरा और मूंगा, जो यहाँ दो भाषाओं संस्कृत तथा क्षेत्रीय भाषा के साथ साथ प्रयोग की ओर संकेत करता है। देखिए, इसको आप स्टार मार्क कर लीजिए क्योंकि यहां से क्वेश्चन आने के चांसेस बनते हैं। अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है रूलर्स एंड रिलीजियस ट्रेडिशंस, दी जगन्नाथा कल्ट। शासक और धार्मिक परंपराएं, जगन्नाथी संप्रदाय। इन अदर रीजन्स, रीजनल कल्चर्स ग्रीव अराउंड रिलीजियस ट्रेडिशंस। देखिए, विभिन्न क्षेत्रों में अलग अलग रिलीजियस ट्रेडिशंस, धार्मिक परंपराएं होती हैं। तो बहुत सारी क्षेत्रीय संस्कृतियां जो रीजनल कल्चर्स होती हैं, इन्हीं धार्मिक परंपराओं से विकसित हुई थी। अन्य क्षेत्रों में क्षेत्रीय संस्कृतियां क्षेत्रीय धार्मिक परंपराओं से विकसित हुई थी। द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ दिस प्रोसेस इज द कल्ट ऑफ जगन्नाथ, लिटरली लॉर्ड ऑफ द वर्ल्ड, अ नेम फॉर विष्णु एट पुरी, उड़ीसा। इस प्रक्रिया का सर्वोत्तम उदाहरण है पुरी, उड़ीसा में जगन्नाथ का संप्रदाय। जगन्नाथ का शाब्दिक अर्थ है दुनिया का मालिक, जो विष्णु का पर्यायवाची है। To date, the local tribal people make the wooden image of the deity, which suggests that the deity was originally a local god who was later identified with Vishnu। देखिए, आज भी वहां पे जो लोकल ट्राइबल पीपल हैं, स्थानीय जनजातीय लोग हैं, वे ही जगन्नाथ की वुड की प्रतिमा बनाते हैं और ऐसा माना जाता है कि जगन्नाथ भगवान वहां के निवासियों के स्थानीय भगवान थे। बाद में उन्हें विष्णु का रूप माना गया है। आज तक जगन्नाथ की काष्ठ प्रतिमा स्थानीय जनजातीय लोगों द्वारा बनाई जाती है, जिससे ये तात्पर्य निकलता है कि जगन्नाथ मूलतः एक स्थानीय देवता थे, जिन्हें आगे चलकर विष्णु का रूप मान लिया गया। इन द 12th century, one of the most important rulers of Ganga dynasty, Anant Varman, decided to erect a temple for पुरुषोत्तम जगन्नाथ at पुरी। देखिए, 12th सेंचुरी के गंगा डायनेस्टी के शासक अनंत वर्मन ने पुरुषोत्तम जगन्नाथ भगवान के लिए मंदिर बनवाने का निश्चय किया। 12वीं शताब्दी में गंग वंश के एक अत्यंत प्रतापी राजा अनंत वर्मन ने पुरी में पुरुषोत्तम जगन्नाथ के लिए एक मंदिर बनवाने का निश्चय किया। Subsequently, in 1230, King Anang Bhim III dedicated his kingdom to the deity and proclaimed himself as the deputy of the god। देखिए, 1230 में अनंग भीम तृतीय ने अपना राज्य पुरुषोत्तम जगन्नाथ भगवान को अर्पित कर दिया और स्वयं को भगवान का डेप्यूटी घोषित कर दिया। उसके बाद 1230 में राजा अनंग भीम तृतीय ने अपना राज्य पुरुषोत्तम जगन्नाथ भगवान को अर्पित कर दिया और स्वयं को जगन्नाथ का प्रतिनियुक्ति घोषित किया। As the temple gained in importance as a center of pilgrimage, its authority in social and political matters also increased। जैसे जैसे मंदिर की इंपॉर्टेंस बढ़ी, वैसे वैसे जो लोग मंदिर के साथ एसोसिएटेड थे, जुड़े हुए थे, उनकी भी राजनीतिक और सामाजिक क्षेत्र में इंपॉर्टेंस बढ़ने लगी। ज्यों ज्यों इस मंदिर को तीर्थ स्थल यानी तीर्थ यात्रा के केंद्र के रूप में महत्व प्राप्त होता गया, सामाजिक तथा राजनीतिक मामलों में भी इसकी सत्ता बढ़ती गई। All those who conquered Orissa, such as the Mughals, the Marathas, and the English East India Company, attempted to gain control over the temple। जिन लोगों ने उड़ीसा के क्षेत्र पे अटैक किया, चाहे वे मुगल हो, मराठास हो या फिर इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी हो, वो सभी मंदिर पर अपना नियंत्रण स्थापित करना चाहते थे, क्योंकि वे ऐसा समझते थे कि टेम्पल पे कंट्रोल करके वे लोगों के बीच अपने शासन को एथिकल बता पाएंगे और लोग उनके शासन को स्वीकार कर लेंगे। जिन्होंने भी उड़ीसा को जीता, जैसे मुगल, मराठे और अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी, सबने इन मंदिर पर अपना नियंत्रण स्थापित करने का प्रयत्न किया। दे फेल्ट दैट दिस वुड मेक देयर रूल एक्सेप्टेबल टू दी लोकल पीपल। वे सब ये महसूस करते थे कि मंदिर पर नियंत्रण प्राप्त करने से स्थानीय जनता में उनका शासन स्वीकार्य हो जाएगा। देखिए, यही चीज मैं आपको पिछले पॉइंट में बता रहा था। मान लीजिए ईस्ट इंडिया कंपनी मंदिर पर अपना नियंत्रण बना लेती है, फिर वो वहां के पंडित को पूजा पाठ करने देंगे, स्थानीय लोगों को मंदिर में बिना रोक टोक के आने जाने देंगे, किसी की भी धार्मिक भावना को ठेस नहीं पहुंचाएंगे, तो वहां के स्थानीय लोग भी उनके शासन को स्वीकृति दे देंगे। अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है द राजपूत्स एंड द ट्रेडिशंस ऑफ हीरोइज्म, राजपूत और शूरवीरता की परंपराएं। In the 19th century,
The region that constitutes most of present-day Rajasthan was called Rajputana by the British. 19th सेंचुरी में ब्रिटिशर्स द्वारा आज का जो प्रेजेंट डे राजस्थान है उसे राजपूताना कहा जाता था। 19वीं शताब्दी में ब्रिटिश लोग उस क्षेत्र को जहां आज का अधिकांश राजस्थान स्थित है राजपूताना कहते थे। While this may suggest that this was an area that was inhabited only or mainly by Rajputs, this is only partly true. देखिए ऐसा माना जाता था कि वहां पे केवल राजपूत रहते थे, लेकिन ऐसा नहीं था। वहां पे अदर ग्रुप्स भी रहते थे। इससे ये समझा जा सकता है कि वो एक ऐसा प्रदेश था जहां केवल अथवा प्रमुख रूप से राजपूत ही रहा करते थे, लेकिन ये बात आंशिक रूप से ही सत्य है। There were and are several groups who identify themselves as Rajputs in many areas of northern and central India. नॉर्थ और सेंट्रल इंडिया के विभिन्न क्षेत्रों में राजपूत रहा करते थे और आज भी रहते हैं। ऐसे अनेक समूह थे और आज भी हैं जो उत्तरी तथा मध्यवर्ती भारत के अनेक क्षेत्रों में अपने आप को राजपूत कहते हैं। एंड ऑफ कोर्स देयर आर सेवरल पीपल अदर देन राजपूत्स हु लिव इन राजस्थान। ये भी सच है कि राजस्थान में राजपूतों के अलावा अन्य लोग भी रहते हैं। However, the Rajputs are often recognized as contributing to the distinctive culture of राजस्थान। देखिए राजस्थान का जो कल्चर है, जो आर्ट एंड आर्किटेक्चर है राजस्थान का, उसमें राजपूत कल्चर, राजपूत संस्कृति का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन देखने को मिलता है। तथापि अक्सर ये माना जाता है कि राजपूतों ने राजस्थान को एक विशिष्ट संस्कृति प्रदान की। These cultural traditions were closely linked with the ideals and aspirations of rulers। देखिए जो रूलर्स होते थे, शासक होते थे, उनके आइडियल्स और एस्पिरेशन से ये कल्चरल ट्रेडिशंस इन्फ्लुएंस होते थे और ये एक दूसरे से जुड़े हुए थे, क्लोजली लिंक्ड थे। ये सांस्कृतिक परंपराएं वहां के शासकों के आदर्शों तथा अभिलाषाओं के साथ घनिष्ठता से जुड़ी हुई थी। From about the 8th century, most of the present-day state of Rajasthan was ruled by various Rajput families. पृथ्वीराज चौहान was one such ruler। देखिए राजस्थान बहुत बड़ा क्षेत्र है, तो वहां 8th सेंचुरी से विभिन्न क्षेत्रों पे विभिन्न राजपूत परिवारों का शासन रहा है। पृथ्वीराज चौहान एक ऐसे ही राजपूत शासक थे। लगभग 8वीं शताब्दी से आज के राजस्थान के अधिकांश भाग पर विभिन्न परिवारों के राजपूत राजाओं का शासन रहा। पृथ्वीराज चौहान एक ऐसा ही शासक था। These rulers cherished the idea of the hero who fought valiantly, often choosing death on the battlefield rather than face defeat। देखिए राजपूत शासकों के बारे में फेमस ये था कि वे शूरवीर होते थे, साहसी होते थे और वे युद्ध भूमि में बहादुरी से लड़ते हुए मृत्यु का वर्ण करते थे, मगर पीठ नहीं दिखाते थे। ये शासक ऐसे शूरवीरों के आदर्शों को अपने हृदय में संजोए रखते थे जिन्होंने रण क्षेत्र में बहादुरी से लड़ते हुए अक्सर मृत्यु का वर्ण किया मगर पीठ नहीं दिखाई। स्टोरीज अबाउट राजपूत हीरोज वेयर रिकॉर्डेड इन पोएम्स एंड सॉन्ग्स विच वेयर रिसाइटेड बाय स्पेशली ट्रेन्ड मिन्स्ट्रेल्स। देखिए राजपूत हीरोज के साहस की कहानियां पोएम्स और सॉन्ग्स में प्रिजर्व्ड हैं, सुरक्षित हैं, और ये मिनिस्ट्रल्स मतलब कि चारण एवं भाटों द्वारा गाए जाते थे। राजपूत शूरवीरों की कहानियां काव्यों एवं गीतों में सुरक्षित है। ये विशेष रूप से प्रशिक्षित चारण भाटों द्वारा गाई जाती हैं। These preserved the memories of heroes and were expected to inspire others to follow their example। देखिए ये कविताएं, ये गीत इन हीरोज के मेमोरीज को सुरक्षित रखते थे और ऐसी आशा रखी जाती थी कि दूसरे आम लोग इन कहानियों को सुन के इंस्पायर होंगे, प्रेरित होंगे। ये काव्य एवं गीत ऐसे शूरवीरों की स्मृति को सुरक्षित रखते थे और उनसे ये आशा की जाती थी कि वे अन्य जनों को भी उन शूरवीरों का अनुकरण करने के लिए प्रेरित एवं प्रोत्साहित करेंगे। Ordinary people were also attracted by these stories, which often depicted dramatic situations and a range of strong emotions, loyalty, friendship, love, valor, anger, etc. साधारण जन भी इन कहानियों से आकर्षित होते थे। इन कहानियों में अक्सर नाटकीय स्थितियों और स्वामी भक्ति, मित्रता, प्रेम, शौर्य, क्रोध आदि प्रबल संवेगों का चित्रण होता था। अब हमारे सामने एक क्वेश्चन आता है, डिड वुमेन फाइंड अ प्लेस विद इन दीज स्टोरीज। क्या स्त्रियों को भी इन कहानियों में स्थान प्राप्त था? समटाइम्स
Women are depicted as following their heroic husbands in both life and death. There are stories about the practice of sati or the immolation of widows on the funeral pyre of their husbands. देखिए ऐसा डिपिक्ट किया गया है कि स्त्रियां अपने पति का साथ जीवन में भी देगी और मृत्यु के बाद भी देगी, मतलब कि अगर पति की मृत्यु हो जाती है युद्ध भूमि में तो उसकी पत्नी को सती प्रथा फॉलो करना होगा। कहीं कहीं ये चित्रित किया गया है कि स्त्रियां अपने शूरवीर पतियों का जीवन मरण दोनों में अनुसरण करती थी। सती प्रथा यानी विधवाओं द्वारा अपने मृतक पतियों की चिता पर जिंदा जल जाने की प्रथा का भी कुछ कहानियों में उल्लेख पाया जाता है। सो दोज हु फॉलोड द हीरोइक आइडियल ऑफन हैड टू पे फॉर इट विद देयर लाइव्स। देखिए तो ऐसा कहा जाता है कि जो लोग हीरोइक आइडियल को फॉलो करते थे, मतलब जो शूरवीर थे, उन्हें अपने आदर्शों के लिए जीवन का बलिदान भी देना होता था। इस प्रकार जो लोग शूरवीरता के आदर्शों का पालन करते थे, उन्हें अक्सर इस आदर्श के लिए अपने जीवन का बलिदान करना होता था। इस मैप में हमें डिफरेंट रीजन्स के बारे में पढ़ना है इस चैप्टर में। देखिए हम लोगों ने केरला में मलयालम भाषा और चेर वंश के बारे में पढ़ लिया। उड़ीसा में हम लोगों ने जगन्नाथ भगवान के बारे में पढ़ा। फिर राजस्थान में हम लोगों ने राजपूतों के बारे में पढ़ा। अब उत्तर प्रदेश, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश और वेस्ट बंगाल के बारे में आगे हम लोग पढ़ेंगे। अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है बियॉन्ड रीजनल फ्रंटियर्स, द स्टोरी ऑफ कथक। क्षेत्रीय सीमांतों से परे कथक नृत्य की कहानी। इफ heroic traditions can be found in different regions in different forms, the same is true of dance. Let us look at the history of one dance form, Kathak, now associated with several parts of North India. देखिए जैसे अलग अलग रूलर्स के अलग अलग जगहों पे हीरोइक ट्रेडिशंस फेमस है और अलग अलग फॉर्म में फेमस है, मतलब कि कोई शासक युद्ध में कोई मेथड से जीतता था तो कोई दूसरा शासक किसी और मेथड से जीतता था। तो जैसे इनके हीरोइक ट्रेडिशंस में डिफरेंट फॉर्म्स हैं, वैसे ही नृत्य डांस में भी डिफरेंट फॉर्म्स हैं। ऐसे ही एक डांस फॉर्म है कथक, जिसके बारे में हम लोग अभी पढ़ेंगे। और कथक नॉर्थ इंडिया के विभिन्न क्षेत्रों से जुड़ी हुई थी। यदि शूरवीरता की परंपराएं भिन्न भिन्न क्षेत्रों में भिन्न भिन्न रूपों में मिल सकती हैं, तो नृत्य के विषय में भी ये सच है। आइए नृत्य के एक रूप कथक के इतिहास को देखें। ये नृत्य शैली उत्तर भारत के अनेक भागों से जुड़ी है। The term Kathak is derived from Katha, a word used in Sanskrit and other languages for story. कत्थक शब्द कथा शब्द से निकला है, जिसका प्रयोग संस्कृत तथा अन्य भाषाओं में कहानी के लिए किया जाता है। The Kathaks were originally a caste of storytellers in temples of North India who embellished their परफॉर्मेंसेस विद जेस्चर्स एंड सॉन्ग्स। देखिए कथक एक जाति थी जो नॉर्थ इंडिया के मंदिरों में कहानियां सुनाते थे। ये अपने जेस्चर्स मतलब कि हाव भाव और संगीतों से अपनी कहानियों को अलंकृत करते थे, सजाते थे। कथक मूल रूप से उत्तर भारत के मंदिरों में कथा यानी कहानी सुनाने वालों की एक जाति थी। ये कथाकार अपने हाव भाव तथा संगीत से अपने कथावाचन को अलंकृत किया करते थे। Kathak began evolving into a distinct mode of dance in the 15th and 16th centuries with the spread of the Bhakti movement. 15th and 16th centuries में जब भक्ति मूवमेंट का प्रसार हुआ तो इसी के साथ कथक एक डिस्टिंक्ट मोड ऑफ डांस का रूप मतलब एक विशिष्ट नृत्य शैली का रूप धारण करने लगा और ये पूरे नॉर्थ इंडिया में फैला। 15वीं तथा 16वीं शताब्दियों में भक्ति आंदोलन के प्रसार के साथ कथक एक विशिष्ट नृत्य शैली का रूप धारण करने लगा। The legends of Radha Krishna were enacted in folk plays called Ras Leela, which combined folk dance with the basic gestures of the Kathak storytellers. राधा कृष्ण के पौराणिक आख्यान कहानियां लोक नाट्य के रूप में प्रस्तुत किए जाते थे, जिन्हें रासलीला कहा जाता था। रासलीला में लोक नृत्य के साथ कथक कलाकार के मूल हाव भाव भी जुड़े होते थे। Under the Mughal emperors and their nobles, Kathak was performed in the court, where it acquired its present features and developed into a form of dance with a distinctive style. देखिए मुगल सम्राटों और उनके नोबल्स जो अलग अलग प्रोविंसेस में गवर्नर्स की तरह जाते थे, उनके द्वारा कथक को संरक्षण दिया गया और कथक को उनके दरबारों में परफॉर्म किया जाता था, प्रस्तुत किया जाता था। और इस डांस फॉर्म ने वो फीचर्स डेवलप किए जो आज हमें देखने को मिलते हैं।
मुगल बादशाहों और उनके अभिजातों के शासनकाल में कथक नृत्य राज दरबार में प्रस्तुत किया जाता था, जहां इस नृत्य ने अपने वर्तमान अभिलक्षण अर्जित किए और वो एक विशिष्ट नृत्य शैली के रूप में विकसित हो गया। Subsequently, it developed into two traditions or घरानास, one in courts of राजस्थान, जयपुर and other in लखनऊ। आगे चलकर ये दो परंपराओं अर्थात घरानों में फला फूला, राजस्थान, जयपुर के दरबारों में और लखनऊ में। अंडर द पैट्रोनेज ऑफ वाजिद अली शाह, द लास्ट नवाब ऑफ अवध, इट ग्रीव इनटू ए मेजर आर्ट फॉर्म। देखिए, नवाब ऑफ अवध वाजिद अली शाह के संरक्षण में कथक एक मेजर डांस फॉर्म के रूप में उभरा। अवध के अंतिम नवाब वाजिद अली शाह के संरक्षण में ये एक प्रमुख कला के रूप में उभरा। By the third quarter of the 19th century, it was firmly entrenched as a dance form, not only in these two regions, but in the adjoining areas of present-day पंजाब, हरियाणा, जम्मू एंड कश्मीर, बिहार एंड मध्य प्रदेश। देखिए, 19th सेंचुरी का थर्ड क्वार्टर हो जाएगा आपका 1850 से 1875। उसमें कथक सिर्फ जयपुर और लखनऊ में ही नहीं, बल्कि आज के पंजाब, हरियाणा, जम्मू कश्मीर, बिहार और मध्य प्रदेश के आसपास के क्षेत्रों में भी फैल जाएगा। 1850 से 75 के दौरान ये नृत्य शैली के रूप में इन दो क्षेत्रों में ही नहीं, बल्कि आज के पंजाब, हरियाणा, जम्मू और कश्मीर, बिहार तथा मध्य प्रदेश के निकटवर्ती इलाकों में भी पक्के तौर पर संस्थापित हो गया। Emphasis was laid on intricate and rapid footwork, elaborate costumes, as well as on the enactment of stories। देखिए, इस डांस में रैपिड फुट मूवमेंट होते थे और अच्छे तरीके से कॉस्ट्यूम्स भी पहने जाते थे और स्टोरीज के प्लॉट पर और उसके एनैक्टमेंट मतलब कि प्रस्तुत कैसे करना है इस पर ध्यान दिया जाता था। फिर ये डांस परफॉर्म किए जाते थे। इसकी प्रस्तुति में क्लिष्ट तथा द्रुत पद संचालन, उत्तम वेशभूषा तथा कहानियों के प्रस्तुतिकरण एवं अभिनय पर जोर दिया जाने लगा। कथक, like several other cultural practices, was viewed with disfavor by most British administrators in the 19th and 20th centuries। देखिए, 19th और 20th सेंचुरी में जो ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेटर्स आए वे कथक और विभिन्न कल्चरल प्रैक्टिसेस के फेवर में नहीं थे, क्योंकि उन्हें हमारे कल्चर की समझ ही नहीं थी। अनेक अन्य सांस्कृतिक गतिविधियों की तरह कथक को भी 19वीं तथा 20वीं शताब्दियों में अधिकांश ब्रिटिश प्रशासकों ने नापसंद किया। However, it survived and continued to be performed by courtesans and was recognized as one of the 6 classical forms of dance in the country after independence। फिर भी ये जीवित बचा रहा और गणिकाओं द्वारा पेश किया जाता रहा। स्वतंत्रता की प्राप्ति के बाद तो देश में इसे 6 शास्त्रीय नृत्यों रूपों में मान्यता मिल गई। अदर डांस फॉर्म्स दैट आर रिकॉग्नाइज्ड एज क्लासिकल एट प्रेजेंट आर, अन्य नृत्य रूप जिन्हें इस समय शास्त्रीय माना जाता है निम्नलिखित हैं। भरतनाट्यम तमिलनाडु, कथकली केरला, ओडिसी उड़ीसा, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश, मणिपुरी मणिपुर। इसको आप स्टार मार्क कर लीजिए क्योंकि यहां से आपका क्वेश्चन बन सकता है। चलिए आगे चलते हैं। अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है पेंटिंग फॉर पैटर्न्स, द ट्रेडिशन ऑफ मिनिएचर्स। संरक्षकों के लिए चित्रकला, लघु चित्रों की परंपरा। Another tradition that developed in different ways was that of miniature painting। एक अन्य परंपरा जो कई रीतियों से विकसित हुई वो थी लघु चित्रों की परंपरा। Miniatures, as their very name suggests, are small sized paintings generally done in watercolor on cloth or paper। देखिए, मिनिएचर पेंटिंग हिंदी में इसे लघु चित्रकला कहते हैं। ये छोटे साइज के चित्र पेंटिंग्स होते हैं जिन्हें कपड़े क्लॉथ पर या फिर पेपर पर वाटर कलर के द्वारा बनाया जाता है। लघु चित्र, जैसा कि उनके नाम से पता चलता है, छोटे आकार के चित्र होते हैं जिन्हें आमतौर पर जल रंगों से कपड़े या कागज पर चित्रित किया जाता है। द अर्लीस्ट मिनिएचर्स वेयर ऑन पाम लीव्स और वुड। आरंभिक मिनिएचर पेंटिंग पाम लीव्स पे और लकड़ियों पे बनाए जाते थे। प्राचीनतम लघु चित्र तालपत्रों अथवा लकड़ी की तख्तियों पर चित्रित किए गए थे। Some of the most beautiful of these found in Western India were used to illustrate Jain texts। वेस्टर्न इंडिया में मिनिएचर पेंटिंग्स पाए गए हैं जहां जैन टेक्स्ट
जैन ग्रंथों को बनाने के लिए इन पेंटिंग्स का प्रयोग किया गया था। इनमें से सर्वाधिक सुंदर चित्र जो पश्चिम भारत में पाए गए जैन ग्रंथों को सचित्र बनाने के लिए प्रयोग किए गए थे। The Mughal emperors Akbar, Jahangir, and Shah Jahan patronized highly skilled painters who primarily illustrated manuscripts containing historical accounts and poetry. देखिए मुगल एम्परर्स जैसे कि अकबर, जहांगीर और शाहजहां द्वारा इन कुशल चित्रकारों को स्किल्ड पेंटर्स को संरक्षण दिया गया था और ये चित्रकार हिस्टोरिकल अकाउंट्स मतलब कि इस काल के इतिहास को और कविताओं को मैन्यूस्क्रिप्ट्स में इलस्ट्रेट करते थे, चित्रित करते थे। मुगल बादशाह अकबर, जहांगीर और शाहजहां ने अत्यंत कुशल चित्रकारों को संरक्षण प्रदान किया था, जो प्राथमिक रूप से इतिहास और काव्यों की पांडुलिपियां चित्रित करते थे। These were generally painted in brilliant colors and portrayed court scenes, scenes of battle or hunting, and other aspects of social life. ये पांडुलिपियां आमतौर पर चटक रंगों में चित्रित की जाती थी और उनमें दरबार के दृश्य, लड़ाई तथा शिकार के दृश्य और सामाजिक जीवन के अन्य पहलू चित्रित किए जाते थे। They were often exchanged as gifts and were viewed only by an exclusive few, the emperor and his close associates. देखिए अमीरों में, एलिट्स में, नोबल्स में इन पेंटिंग्स को एज गिफ्ट उपहार के रूप में एक दूसरे को दिया जाता था और इन पेंटिंग्स की एक्सेस कम लोगों के पास होती थी जैसे एम्परर और उसके क्लोज एसोसिएट्स। इन पेंटिंग्स को आम लोग नहीं देख पाते थे। अक्सर उपहार के तौर पर भी इन चित्रों का आदान प्रदान किया जाता था और ये कुछ गिने चुने लोगों, बादशाह और उनके घनिष्ठ जनों द्वारा ही देखे जा सकते थे। विद द डिक्लाइन ऑफ द मुगल एम्पायर, मेनी पेंटर्स मूव्ड आउट टू द कोर्ट्स ऑफ द इमर्जिंग रीजनल स्टेट्स। देखिए जब मुगल साम्राज्य का पतन हुआ उसके बाद छोटे छोटे नए राज्यों का उदय हुआ तो जो पेंटर्स थे वे मुगल कोर्ट को छोड़कर आसपास के इन रीजनल स्टेट्स में क्षेत्रीय राज्यों में चले गए। मुगल साम्राज्य के पतन के साथ अनेक चित्रकार मुगल दरबार को छोड़कर नए उभरने वाले क्षेत्रीय राज्यों के दरबारों में चले गए। एज अ रिजल्ट मुगल आर्टिस्टिक टेस्ट्स इन्फ्लुएंस्ड द रीजनल कोर्ट्स ऑफ द डेक्कन एंड द राजपूत कोर्ट्स ऑफ द राजस्थान। जब ये पेंटर्स दूसरे दूसरे जगह जाएंगे तो वो इन्फ्लुएंस करेंगे दूसरे जगह के मतलब इन रीजनल कोर्ट्स के चित्रकला को भी, क्योंकि इन क्षेत्रीय दरबारों में वहां के पेंटर्स थे। फिर यहाँ पे मुगल पेंटर्स आए जो अपने आप में बेस्ट थे। फिर इस वजह से जो रीजनल पेंटर्स थे वो इन मुगल पेंटर्स से इन्फ्लुएंस होंगे, प्रभावित होंगे। तो इसी वजह से डेक्कन और राजस्थान के राजपूत कोर्ट्स में भी इन आर्ट फॉर्म्स का प्रभाव देखा गया। परिणाम स्वरूप मुगलों की कलात्मक रुचियों ने दक्षिण के क्षेत्रीय दरबारों और राजस्थान के राजपूती राजदरबारों को प्रभावित किया। एट द सेम टाइम दे रिटेन्ड एंड डेवलप्ड देयर डिस्टिंक्टिव कैरेक्टरिस्टिक्स। देखिए जो रीजनल कोर्ट्स के जो पेंटर्स थे वो मुगल आर्ट फॉर्म से इन्फ्लुएंस होने के बावजूद अपने क्षेत्रीय दरबारों की जो आर्ट फॉर्म्स थी उन्होंने उसमें अपना डिस्टिंक्टिव कैरेक्टरिस्टिक्स बनाए रखा और उसमें विकास भी किया। लेकिन इसके साथ ही उन्होंने अपनी विशिष्ट विशेषताओं को सुरक्षित रखा और उनका विकास भी किया। पोर्ट्रेट्स ऑफ रूलर्स एंड कोर्ट सीन्स केम टू बी पेंटेड फॉलोइंग द मुगल एग्जाम्पल। देखिए मुगल से इंस्पायर होके क्षेत्रीय राज्यों के शासक अपना और अपने दरबार का भी चित्र बनवाया करते थे। मुगल उदाहरणों का अनुसरण करते हुए शासकों तथा उनके दरबारों के दृश्य चित्रित किए जाने लगे। Besides, themes from mythology and poetry were depicted as centers such as मेवाड़, जोधपुर, बूंदी, कोटा एंड किशनगढ़। इनके साथ साथ मेवाड़, जोधपुर, बूंदी, कोटा और किशनगढ़ जैसे केंद्रों में पौराणिक कथाओं तथा काव्यों के विषयों का चित्रण बराबर जारी रहा। देखिए मेवाड़ स्कूल ऑफ पेंटिंग, जोधपुर स्कूल ऑफ पेंटिंग, बूंदी स्कूल ऑफ पेंटिंग, कोटा स्कूल ऑफ पेंटिंग और किशनगढ़ स्कूल ऑफ पेंटिंग उभरेंगे, जिनके अपने अपने डिस्टिंक्टिव कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे जो कि लोकल स्टाइल और सेंट्रल मुगल स्टाइल के आर्ट फॉर्म्स का सिंथेसिस होंगे। Another region that attracted miniature paintings was the Himalayan foothills around the modern day state of हिमाचल प्रदेश। देखिए एक अन्य क्षेत्र जहां पे मिनिएचर पेंटिंग बहुत तेजी से उभरा वो था हिमालयन फुटहिल्स वाला क्षेत्र जो प्रेजेंट डे हिमाचल प्रदेश है। ऐसा ही एक अन्य क्षेत्र था आधुनिक हिमाचल प्रदेश के इर्द गिर्द हिमालय की तलहटी का इलाका।
By the late 17th century, this region had developed a bold and intense style of miniature painting called बसोली। देखिए लेट 17th सेंचुरी में हिमाचल प्रदेश वाला जो रीजन है वहां पे एक इंटेंस और बोल्ड मिनिएचर स्टाइल पेंटिंग उभर कर आएगी जिसे बसोली कहा जाता है। इसको आप स्टार मार्क कर लीजिए क्योंकि यहां से आपका क्वेश्चन बन सकता है। 17वीं शताब्दी के बाद वाले वर्षों में इस क्षेत्र में लघु चित्रकला की एक साहसपूर्ण एवं भावप्रवण शैली का विकास हो गया जिसे बसोहली शैली कहा जाता है। द मोस्ट पॉपुलर टेक्स्ट टू बी पेंटेड हियर वॉज भानुदत्ताज रसमंजरी। यहाँ जो सबसे लोकप्रिय पुस्तक चित्रित की गई वो थी भानुदत्त की रसमंजरी। इसको भी आप लोग स्टार मार्क कर लीजिए क्योंकि यहां से भी आपका क्वेश्चन पूछा जा सकता है। Nadir Shah's invasion and the conquest of Delhi in 1739 resulted in the migration of Mughal artists to the hills to escape the uncertainties of plains। देखिए 1739 में नादिर शाह का दिल्ली पर आक्रमण होता है और दिल्ली विजय के पश्चात जो मुगल पेंटर्स थे, आर्टिस्ट थे, वो पहाड़ी क्षेत्रों की ओर माइग्रेट कर गए, पलायन कर गए। 1739 में नादिर शाह के आक्रमण और दिल्ली विजय के परिणाम स्वरूप मुगल कलाकार मैदानी इलाकों की अनिश्चितताओं से बचने के लिए पहाड़ी क्षेत्रों की ओर पलायन कर गए। Here they found ready patterns which led to the founding of the कांगड़ा स्कूल ऑफ पेंटिंग। देखिए जब ये आर्टिस्ट माइग्रेट करके हिमालयन फुटहिल्स पे गए, पहाड़ी क्षेत्रों में गए, तो वहां पे इन आर्टिस्ट को संरक्षण मिला और वहीं पे कांगड़ा स्कूल ऑफ पेंटिंग डेवलप हुआ, विकसित हुआ। उन्हें वहां जाते ही आश्रयदाता तैयार मिले जिसके फलस्वरूप चित्रकारी की कांगड़ा शैली विकसित हुई। By the mid 18th century, the Kangra artists developed a style which breathed a new spirit into miniature painting। देखिए मिनिएचर पेंटिंग में इनोवेशंस हो रहे थे। मिनिएचर पेंटिंग मुगल कोर्ट में फ्लरिश हुई थी और जब मुगल कोर्ट के पेंटर्स दूसरे क्षेत्रों में गए तो वहां के रीजनल पेंटर्स इन मुगल पेंटर्स से इन्फ्लुएंस होते थे और एक नया आर्ट फॉर्म, एक नया स्टाइल डेवलप होता था और इससे मिनिएचर पेंटिंग्स में वापस नहीं जाना चाहती थी। 18वीं शताब्दी के मध्य भाग तक कांगड़ा के कलाकारों ने एक नई शैली विकसित कर ली जिसने लघु चित्रकारी में एक नई जान डाल दी। द सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन वॉज द वैष्णवाइट ट्रेडिशंस। देखिए कांगड़ा स्कूल ऑफ पेंटिंग ने मिनिएचर पेंटिंग में जो नई जान डाली थी, जो नया इनोवेशन किया, उसका इंस्पिरेशन उनको वैष्णव परंपरा से मिला था। उनकी प्रेरणा का स्रोत वहां की वैष्णव परंपरा थी। Soft colors, including cool blues and greens, and a lyrical treatment of themes distinguished कांगड़ा पेंटिंग। ठंडे नीले और हरे रंगों सहित कोमल रंगों का प्रयोग और विषयों का काव्यात्मक निरूपण कांगड़ा शैली की विशेषता थी। देखिए ये पहला पॉइंट और ये दूसरा पॉइंट, इन दोनों को आप स्टार मार्क कर लीजिए क्योंकि यहां से आपके स्टेटमेंट टाइप्स क्वेश्चन बन सकते हैं। Remember that ordinary women and men painted as well on pots, walls, floors, cloth, work of art that have occasionally survived, unlike the miniatures that were carefully preserved in palaces for centuries। देखिए ऐसा नहीं था कि सिर्फ मुगल एम्पायर में या फिर क्षेत्रीय राज्यों में पेंटर्स ही पेंट करते थे। यहाँ रहने वाले आम आदमी मतलब कि पुरुष और स्त्रियां भी पेंट करती थी। वे अपने पॉट्स पे मतलब कि बर्तनों पे, दीवारों पे, फर्श पे और कपड़ों पे पेंट किया करते थे, चित्र बनाते थे। लेकिन इनमें से कुछ ही बच पाते थे जबकि मिनिएचर पेंटिंग को सदियों तक सुरक्षित करके रखा जाता था। स्मरण रहे कि साधारण स्त्री पुरुष भी बर्तनों, दीवारों, कपड़ों, फर्श आदि पर अपनी कलाकृतियां चित्रित करते थे। कला के इन नमूनों में से कुछ ही बच पाते थे। इसके विपरीत लघु चित्र राजमहलों में सावधानी पूर्वक रखे जाते थे जिससे वे सदियों तक सुरक्षित रहे। अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है अ क्लोजर लुक बंगाल। बंगाल नजदीक से एक नजर। द ग्रोथ ऑफ ए रीजनल लैंग्वेज, एक क्षेत्रीय भाषा का विकास। एज वी सी एट द आउटसेट वी ऑफन टेंड टू आइडेंटिफाई रीजन्स इन टर्म्स ऑफ द लैंग्वेज स्पोकन बाय द पीपल। जैसा कि हमने प्रारंभ में देखा था, हम अक्सर क्षेत्रों के नाम वहां के निवासियों द्वारा बोली जाने वाली भाषा के अनुसार निर्धारित करते हैं। सो वी एज्यूम दैट पीपल इन बंगाल ऑलवेज स्पोक बंगाली। इसलिए हम ऐसा मान लेते हैं कि बंगाल में रहने वाले लोग हमेशा बंगाली बोलते हैं। इसलिए हम ये मान लेते हैं
कि बंगाल में लोग हमेशा बंगला ही बोलते थे। However, what is interesting is that while Bengali is now recognized as a language derived from Sanskrit, early Sanskrit texts, mid first millennium BCE, suggest that the people of Bengal did not speak Sanskritic languages. How then did the new language emerge? देखिए, हम ये मानते हैं कि बंगाली एज अ लैंग्वेज इज डिराइव फ्रॉम संस्कृत, मतलब बंगाली भाषा संस्कृत से निकली हुई भाषा है। इसीलिए ईसा पूर्व बिफोर कॉमन एरा के मिड फर्स्ट मिलेनियम से हमें जो संस्कृत ग्रंथ प्राप्त हुए हैं, उससे हमें पता चलता है कि बंगाल रीजन के लोग संस्कृत नहीं बोलते थे। किंतु ये एक दिलचस्प बात है कि आज बंगाली संस्कृत से निकली हुई भाषा मानी जाती है। प्रारंभिक संस्कृत ग्रंथों के अध्ययन से ये पता चलता है कि बंगाल के लोग संस्कृत से उपजी हुई भाषाएं नहीं बोलते थे। तो फिर नई भाषा का उद्भव कैसे हुआ, इसको हम लोग एक एक करके देखेंगे। From the 4th, 3rd centuries BCE, commercial ties began to develop between Bengal and Magad, South Bihar, which may have led to the growing influence of Sanskrit. देखिए, 4th 3rd centuries BCE में बंगाल रीजन और मगध रीजन के बीच कमर्शियल टाइज मतलब कि वाणिज्यिक संबंध स्थापित हुए, व्यापारिक संबंध स्थापित हुए। इस कारण मगध क्षेत्र से संस्कृत का प्रभाव बंगाल क्षेत्र पर बढ़ने लगा। ईसा पूर्व चौथी तीसरी शताब्दी से बंगाल और मगध के बीच वाणिज्यिक संबंध स्थापित होने लगे थे, जिसके कारण संभवतः संस्कृत का प्रभाव बढ़ता गया होगा। During the 4th century, the Gupta rulers established political control over North Bengal and began to settle Brahmanas in this area. देखिए, 4th सेंचुरी में गुप्ता रूलर्स का नॉर्थ बंगाल पर पॉलिटिकल कंट्रोल हो गया, राजनीतिक नियंत्रण स्थापित हो गया और फिर उन क्षेत्रों में ब्राह्मणों को बसाया गया। चौथी शताब्दी के दौरान गुप्त वंशीय शासकों ने उत्तरी बंगाल पर अपना राजनीतिक नियंत्रण स्थापित कर लिया और वहां ब्राह्मणों को बसाना शुरू कर दिया। Thus, the linguistic and cultural influence from the Mid-Ganga Valley became stronger. Mid-Ganga Valley मतलब मध्य गंगा घाटी से कल्चरल और लिंग्विस्टिक इन्फ्लुएंस जो था वो यहां पहुंचेगा। इस प्रकार गंगा की मध्य घाटी के भाषाई तथा सांस्कृतिक प्रभाव अधिक प्रबल हो गए। In the 7th century, the Chinese traveler Xuanzang observed that languages related to Sanskrit were in use all over Bengal. 7वीं शताब्दी में चीनी यात्री वेन सांग ने यह पाया कि बंगाल में सर्वत्र संस्कृत से संबंधित भाषाओं का प्रयोग हो रहा था। From the 8th century, Bengal became the center of a regional kingdom under the Palas. देखिए 8th सेंचुरी में एक रीजनल किंगडम, एक क्षेत्रीय राज्य उभर कर आएगा पाल डायनेस्टी का। 8वीं शताब्दी से पाल शासकों के अंतर्गत एक क्षेत्रीय राज्य का उद्भव हो गया। Between the 14th and 16th centuries, Bengal was ruled by sultans who were independent of the rulers in Delhi. देखिए 14th 16th सेंचुरीज में बंगाल पर सुल्तान शासन करते थे और ये सुल्तान दिल्ली के शासकों से इंडिपेंडेंट थे, स्वतंत्र थे। 14वीं से 16वीं शताब्दियों के बीच बंगाल पर सुल्तानों का शासन रहा, जो दिल्ली में स्थित शासकों से स्वतंत्र थे। In 1586, when Akbar conquered Bengal, it formed the nucleus of the Bengal Suba. While Persian was the language of administration, Bengali developed as a regional language. देखिए 1586 में अकबर बंगाल पर कब्जा कर लेगा और बंगाल को एक सूबा मतलब एक प्रांत, प्रोविंस बना देगा। यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन, प्रशासन की भाषा पर्शियन थी, लेकिन बंगाली एक क्षेत्रीय भाषा के रूप में विकसित हो रही थी। 1586 में जब अकबर ने इस प्रदेश बंगाल को जीत लिया तो उसे सूबा माने जाने लगा। उस समय प्रशासन की भाषा तो फारसी थी, लेकिन बंगाली एक क्षेत्रीय भाषा के रूप में विकसित हो रही थी। In fact, by the 15th century, the Bengali group of dialects came to be united by a common literary language based on the spoken language of the western part of region, now known as West Bengal. देखिए 15th सेंचुरी आते आते वेस्ट बंगाल के आसपास का जो इलाका था वहां पे बहुत सारे बंगाली ग्रुप ऑफ डायलेक्ट्स बोले जाते थे। उन डायलेक्ट्स को यूनाइट करके एक कॉमन लिटरेरी लैंग्वेज, एक साहित्यिक भाषा बनाया गया। वस्तुतः 15वीं शताब्दी तक आते आते उपभाषाओं तथा बोलियों का बंगाली समूह एक सामान्य साहित्यिक भाषा के द्वारा
एकबद्ध हो गया। यह साहित्यिक भाषा उस क्षेत्र के पश्चिमी भाग की बोलचाल की भाषा थी जिसे यह पश्चिमी बंगाल कहा जाता है। 10. Although Bengali is derived from Sanskrit, it passed through several stages of evolution. यद्यपि बंगाली का उद्भव संस्कृत से ही हुआ है, पर यह अपने क्रम विकास की अनेक अवस्थाओं से गुजरी है। Also, a wide range of non-Sanskrit words derived from a variety of sources, including tribal languages, Persian and European languages, have become a part of modern Bengali. देखिए, बंगाली लैंग्वेज संस्कृत के अलावा बहुत सारे नॉन संस्कृत लैंग्वेज जैसे कि पर्शियन, ट्राइबल लैंग्वेजेस, यूरोपियन लैंग्वेजेस आज मॉडर्न बंगाली लैंग्वेज का हिस्सा बन गई। इसके अलावा गैर संस्कृत शब्दों का एक विशाल शब्द भंडार जो जनजातीय भाषाओं, फारसी और यूरोपीय भाषाओं सहित अनेक स्रोतों से इसे प्राप्त हुआ है, आधुनिक बंगाली का एक हिस्सा बन गया है। Early Bengali literature may be divided into two categories, one indebted to Sanskrit and the other independent of it. देखिए, अर्ली बंगाली लिटरेचर को हम लोग दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, एक जो संस्कृत से इन्फ्लुएंस्ड है और दूसरा जो संस्कृत से इंडिपेंडेंट है। बंगाली के प्रारंभिक साहित्य को दो श्रेणियों में बांटा जा सकता है, एक श्रेणी संस्कृत की ऋणी है और दूसरी उससे स्वतंत्र है। The first includes translations of the Sanskrit epics, the Mangal Kavyas, literally auspicious poems dealing with local deities, and bhakti literature, such as the biographies of Chaitanya Dev, the leader of the Gaudiya Vaishnava Bhakti movement. देखिए, बंगाली लिटरेचर में संस्कृत से इन्फ्लुएंस्ड हमें संस्कृत एपिक्स मिल जाएंगे जिनका ट्रांसलेशन किया गया था, जैसे मंगल काव्य। इसमें स्थानीय देवी देवताओं से संबंधित पोइम्स होते थे और हमें भक्ति लिटरेचर भी मिल जाएंगे, जैसे चैतन्य देव जी की आत्मकथा बायोग्राफी। वो गौड़ीय वैष्णव भक्ति मूवमेंट के लीडर थे। पहली श्रेणी में संस्कृत महाकाव्यों के अनुवाद मंगल काव्य, शाब्दिक अर्थों में शुभ यानी मांगलिक काव्य जो स्थानीय देवी देवताओं से संबंधित है, और भक्ति साहित्य जैसे गौड़ीय वैष्णव आंदोलन के नेता श्री चैतन्य देव की जीवनियां आदि शामिल हैं। The second includes Nath literature, such as the songs of Mainamati and Gopi Chandra, stories concerning the worship of Dharma Thakur, and fairy tales, folk tales and ballads. देखिए, बंगाली लिटरेचर में संस्कृत से जो इंडिपेंडेंट है, स्वतंत्र है, उसमें हमें नाथ लिटरेचर मिल जाएंगे, जिसमें हमें मैनामती और गोपी चंद्र के गीत मिल जाएंगे और धर्म ठाकुर की पूजा से संबंधित कहानियां, फोक टेल्स, बैलेड्स मिल जाएंगे। दूसरी श्रेणी में नाथ साहित्य शामिल है, जैसे मैनामती और गोपी चंद्र के गीत, धर्म ठाकुर की पूजा से संबंधित कहानियां, परिकथाएं, लोक कथाएं और गाथा गीत। The texts belonging to the first category are easier to date, as several manuscripts have been found indicating that they were composed between the late 15th and mid 18th centuries. देखिए, जो संस्कृत से इन्फ्लुएंस्ड लिटरेचर है उनका डेट पता करना इजी है, क्योंकि बहुत सारे मैन्यूस्क्रिप्ट्स में ये इंडिकेट किया गया है कि इन्हें लेट 15 से मिड 18 सेंचुरी में कंपोज किया गया है। पहली श्रेणी के ग्रंथों का काल निर्णय करना अपेक्षाकृत सरल है, क्योंकि ऐसी अनेक पांडुलिपियां पाई गई हैं जिनमें यह इंगित किया गया है कि उनकी रचना 15वीं शताब्दी के उत्तरार्ध और 18वीं शताब्दी के मध्य भाग के बीच की गई थी। Those belonging to the second category circulated orally and cannot be precisely dated. देखिए, संस्कृत से इंडिपेंडेंट लिटरेचर का डेट पता करना इजी नहीं है, क्योंकि ये ओरल ट्रेडिशन से, मौखिक परंपरा से आगे बढ़ती थी। दूसरी श्रेणी की कृतियां मौखिक रूप से कहीं सुनी जाती थी, इसलिए उनका काल निर्णय सही नहीं किया जा सकता है। They were particularly popular in eastern Bengal, where the influence of Brahmanas was relatively weak. वे खास तौर पर पूर्वी बंगाल में लोकप्रिय थी, जहां ब्राह्मणों का प्रभाव अपेक्षाकृत कम था। देखिए, आपका ये वाला पॉइंट, मंगल काव्य वाला पॉइंट इंपॉर्टेंट हो जाता है, ये आपसे क्वेश्चन में पूछा जा सकता है। और चैतन्य देव जी किस मूवमेंट के लीडर थे, ये भी आपसे पूछा जा सकता है, तो इस पॉइंट को आप स्टार मार्क कर लीजिए। और नाथ लिटरेचर में हमें किनके गाने मिलते हैं, ये भी आपसे पूछा जा सकता है, तो इस पॉइंट को भी आप स्टार मार्क कर लीजिए। तो चलिए अब आगे चलते हैं। अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है पीर्स एंड टेम्पल्स, पीर और मंदिर। फ्रॉम द 16th century, people began to migrate in large numbers
फ्रॉम द लेस फर्टाइल वेस्टर्न बंगाल टू द फॉरेस्टेड एंड मार्शी एरियाज ऑफ साउथ ईस्टर्न बंगाल। देखिए 16th सेंचुरी में लोग वेस्टर्न बंगाल के कम उपजाऊ लेस फर्टाइल क्षेत्रों से माइग्रेट करके साउथ ईस्टर्न बंगाल के क्षेत्रों में जाने लगे। 16वीं शताब्दी से लोगों ने बड़ी संख्या में पश्चिम बंगाल के कम उपजाऊ क्षेत्रों को छोड़कर दक्षिण पूर्वी बंगाल के जंगली तथा दलदली इलाकों में प्रवास करना शुरू कर दिया था। As they moved eastwards, they cleared forests and brought the land under rice cultivation। देखिए जैसे जैसे वे आगे बढ़ते गए वेस्ट से साउथ ईस्टवर्ड की तरफ, तो रास्ते में आते गए जंगलों को वे साफ करते गए और भूमि पर राइस कल्टीवेशन धान की खेती करने लगे। ज्यों ज्यों वे पूर्व की ओर बढ़ते गए वे जंगलों को साफ करके भूमि में धान की खेती करने लगे। Gradually, local communities of fisher folk and shifting cultivators, often tribals, merged with the new communities of peasants। देखिए इस चीज को समझते हैं। ये जो न्यू कम्युनिटी ऑफ पीजेंट बनी, मतलब किसानों के नए समुदाय बने जो धान की खेती करते थे, उन्होंने साउथ ईस्टर्न बंगाल में रहने वाले लोकल फिशरमैन, स्थानीय मछुआरे, ट्राइबल पीपल जो कि शिफ्टिंग कल्टीवेशन करते थे, उनको अपने में मिलाते चले गए, तो एक मिक्स्ड सोसाइटी, मिश्रित समाज बना। शनैः शनैः स्थानीय मछुआरे तथा स्थानांतरीय खेती करने वाले लोग जो अक्सर जनजातीय थे, किसानों के नए समुदायों में मिल गए। This coincided with the establishment of Mughal control over Bengal, with their capital in the heart of the eastern delta at ढाका। देखिए मुगल्स का कंट्रोल हो गया बंगाल के ऊपर और उन्होंने ढाका में अपना कैपिटल बनाया जो ईस्टर्न डेल्टा में था। इन्हीं दिनों बंगाल पर मुगलों का नियंत्रण स्थापित हो गया था, जिन्होंने पूर्वी डेल्टा प्रदेश के केंद्रीय भाग में स्थित ढाका नगर में अपनी राजधानी स्थापित की। Officials and functionaries received land and often set up mosques that served as center for religious transformation in these areas। देखिए यहाँ पे बहुत सारे ऑफिशियल्स और फंक्शनरीज को भूमि प्राप्त हुई और उन्होंने उन भूमि पर मस्जिदें बनाई और धीरे धीरे यहाँ पे रिलीजियस ट्रांसफॉर्मेशन के सेंटर बने, मतलब यहाँ के लोगों ने इस्लाम धर्म को अपनाया। अधिकारी और कर्मचारी लोग भूमि प्राप्त करके अक्सर उस पर मस्जिदें बना लेते थे, जो इन इलाकों के धार्मिक रूपांतरण के केंद्रों के रूप में काम आती थी। The early settlers sought some order and assurance in the unstable conditions of the new settlements। देखिए जो लोग इन इलाकों में बाहर से आ रहे थे वे लोग यहाँ के अनस्टेबल कंडीशंस में रहने के लिए कुछ ऑर्डर और एश्योरेंस चाहते थे, मतलब कि व्यवस्था और आश्वासन चाहते थे कि उनको यहाँ पे रहने में कोई मुश्किलों का सामना ना करना पड़े। प्रारंभ में बाहर से आकर यहाँ बसने वाले लोग इन अस्थिर परिस्थितियों में रहने के लिए कुछ व्यवस्था तथा आश्वासन चाहते थे। These were provided by community leaders who also functioned as teachers and adjudicators and were sometimes ascribed with supernatural powers। देखिए इस ऑर्डर और एश्योरेंस को प्रोवाइड करवाया कम्युनिटी लीडर्स ने, जो टीचर्स की तरह काम करते थे। लोकल लेवल पे जुडिशियल डिस्प्यूट्स हो जाते थे तो एडजुडिकेटर्स की तरह भी काम करते थे। और कुछ लोग ऐसे होते थे जिनके बारे में ऐसा कहा जाता था कि उनके पास सुपरनेचुरल पावर्स हैं। ये सुख सुविधाएं तथा आश्वासन उन्हें समुदाय के नेताओं ने प्रदान की। ये नेता शिक्षकों और निर्णायकों की भूमिकाएं भी अदा करते थे। कभी कभी ऐसा समझा जाता था कि इन नेताओं के पास अलौकिक शक्तियां हैं। पीपल रिफर टू देम विद अफेक्शन एंड रेस्पेक्ट एज पीर्स। स्नेह और आदर से लोग इन्हें पीर कहा करते थे। This term included saints or Sufis and other religious personalities, daring colonizers and defied soldiers, various Hindu and Buddhist deities, and even animistic spirits। देखिए इस पीर श्रेणी में संत या सूफी और अन्य धार्मिक महानुभाव, साहसी उपनिवेशी, देवत्व प्राप्त सैनिक एवं योद्धा, विभिन्न हिंदू एवं बौद्ध देवी देवता और यहाँ तक कि जीवात्माएं भी शामिल थे। The cult of peers became very popular and their shrines can be found everywhere in Bengal। देखिए बंगाल में कल्ट ऑफ पीर बहुत लोकप्रिय हो गई। उनके श्राइन्स हमें बंगाल में देखने को मिलते हैं। पीरों की पूजा पद्धतियां बहुत ही लोकप्रिय हो गई और उनकी मज़ारें बंगाल में सर्वत्र पाई जाती हैं। पीर, अ पर्शियन वर्ड मीनिंग अ स्पिरिचुअल गाइड। देखिए पीर एक फारसी शब्द है
जिसका मतलब होता है स्पिरिचुअल गाइड, आध्यात्मिक मार्गदर्शक। पीर फारसी भाषा का शब्द है जिसका अर्थ है आध्यात्मिक मार्गदर्शक। हम लोगों ने पिछले स्लाइड में एनिमिस्टिक स्पिरिट के बारे में पढ़ा था, तो उस वर्ड को समझते हैं। एनिमिज्म, एट्रीब्यूशन ऑफ लिविंग सोल टू प्लांट्स, इनएनिमेट ऑब्जेक्ट्स एंड नेचुरल फिनोमिना। देखिए, पेड़ पौधे हो गए, जड़ वस्तुएं हो गई, या फिर नेचुरल फिनोमिना जैसे कि बारिश होना, बादल गरजना, बिजली कड़कना, इन सब में सोल होता है, जीवात्मा होती है, ऐसा माना जाता है एनिमिज्म में। ये मानना कि पेड़ पौधों, जड़ वस्तुओं और प्राकृतिक घटनाओं में भी जीवात्मा है। Bengal also witnessed a temple building spree from the late 15th century which culminated in the 19th century। देखिए, बंगाल में टेम्पल बिल्डिंग का प्रोसेस बहुत तेज हुआ लेट 15th सेंचुरी में, और वो चलता रहा 19th सेंचुरी तक। बंगाल में 15वीं शताब्दी के बाद वाले वर्षों में मंदिर बनाने का दौर जोरों पर रहा, जो 19वीं शताब्दी में आकर समाप्त हो गया। We have seen that temples and other religious structures were often built by individuals or groups who were becoming powerful to both demonstrate their power and proclaim their piety। देखिए, जो लोग इकोनॉमिकली स्ट्रांग होते थे और सोशली स्ट्रांग होते थे, वे लोग ही मंदिर का निर्माण करवाते थे। ऐसा करके वे अपने पावर और पाइटी, मतलब कि शक्ति और भक्ति भाव का प्रदर्शन करते थे। हमने देखा है कि मंदिर और अन्य धार्मिक भवन अक्सर उन व्यक्तियों या समूहों द्वारा बनाए जाते थे जो शक्तिशाली बन रहे थे। वे इनके माध्यम से अपनी शक्ति तथा भक्ति भाव का प्रदर्शन करना चाहते थे। Many of the modest brick and terracotta temples in Bengal were built with the support of several low social groups such as Kolu oil pressers and Kansari bell metal workers। बंगाल में साधारण ईंटों और मिट्टी गारे से अनेक मंदिर निम्न सामाजिक समूहों जैसे कालू, तेली, कंसारी, घंटा धातु के कारीगर आदि के समर्थन से बने थे। The coming of the European trading companies created new economic opportunities. Many families belonging to these social groups availed of these। देखिए, जब यूरोपियन ट्रेडिंग कंपनीज आई तो नए इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज, मतलब नए आर्थिक अवसर पैदा हुए। इन अवसरों का लाभ कुछ सोशल ग्रुप्स ने उठाया और वे अमीर हो गए। यूरोप की व्यापारिक कंपनियों के आ जाने से नए आर्थिक अवसर पैदा हुए। इन सामाजिक समूहों से संबंधित अनेक परिवारों ने इन अवसरों का लाभ उठाया। As their social and economic position improved, they proclaimed their status through the construction of temples। देखिए, जैसे ही इन सोशल ग्रुप्स की सोशल और इकोनॉमिक कंडीशन इंप्रूव हुई, वैसे ही उन्होंने अपना स्टेटस क्लेम करने के लिए मंदिर बनवाए। जैसे जैसे लोगों की सामाजिक तथा आर्थिक स्थिति सुधरती गई, उन्होंने इन स्मारकों के निर्माण के माध्यम से अपनी परिस्थिति या प्रतिष्ठा की घोषणा कर दी। When local deities, once worshipped in thatched huts in villages, gained the recognition of the Brahmanas, their images began to be housed in temples। इस चीज को समझते हैं। देखिए, पहले स्थानीय देवताओं की पूजा गांव में झोपड़ियों में होती थी। फिर जब यहाँ सोशल ग्रुप सोशली और इकोनॉमिकली पावरफुल होंगे, तो ब्राह्मण्स के साथ इनकी बनने लगेगी। तो फिर ब्राह्मण इन स्थानीय देवताओं को मान्यता प्रदान करेंगे, रिकॉग्नाइज करेंगे। फिर इन स्थानीय देवताओं की पूजा मंदिरों में की जाएगी। जब स्थानीय देवी देवता, जो पहले गांव में खान छप्पड़ वाली झोपड़ियों में पूजे जाते थे, उनको ब्राह्मणों द्वारा मान्यता प्रदान कर दी गई, तो उनकी प्रतिमाएं मंदिरों में स्थापित की जाने लगी। द टेम्पल्स बिगैन टू कॉपी द डबल रूफ्ड, दो चाला, और फोर रूफ्ड, चौचाला स्ट्रक्चर ऑफ द थैच्ड हट्स। इसको आप लोग स्टार मार्क कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पे नाम इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। हो सकता है आपसे एग्जाम में इन नामों से पूछ ले। इन मंदिरों की शक्ल या आकृति बंगाल की छप्पड़दार झोपड़ियों की तरह दो चाला, दो छतों वाली, या चौचाला, चार छतों वाली होती थी। देखिए, यहाँ पे ये इमेज दिया हुआ है, ये डबल रूफ्ड थैच्ड हट है। देखिए, यहाँ पे एक रूफ है और ऐसा ही इस तरफ भी एक होगा, और इसको बीच में से जोड़ दिया गया है, इसको दो चाला कहते हैं। और ये फोर रूफ्ड है। देखिए, यहाँ पे क्या होता था, ऐसे करके चार रूफ को जोड़ दिया जाता था, तो इसको चौचाला कहते थे। This led to the evolution of the typical Bengali style in temple architecture। इसके कारण मंदिरों की स्थापत्य कला में विशिष्ट बंगाली शैली का प्रादुर्भाव हुआ।
In the comparatively more complex four-roofed structure, four triangular roofs placed on the four walls move up to a converge or a curved line or a point. देखिए, मान लीजिए ये आपके मंदिर की चार दीवारें हैं। इसके ऊपर इस तरीके की चार ट्रायंगुलर रूफ्स को बिठाया जाता था। ये आपका एक रूफ हो गया, इधर आपका दूसरा रूफ हो गया, इधर आपका तीसरा रूफ हो गया और इधर आपका चौथा रूफ हो गया। अपेक्षाकृत अधिक जटिल शौचालय यानी चार छतों वाली ढांचे में चार त्रिकोणीय छतें चार दीवारों पर रखी जाती थी, जो ऊपर त्रियक रेखा या एक बिंदु तक जाती थी। ये देखिए, इस रूफ को फिर इन चार दीवारी के ऊपर रख दिया जाएगा, ऐसे ऐसे करके। टेम्पल्स वेयर यूजुअली बिल्ट ऑन ए स्क्वायर प्लेटफॉर्म। मंदिर आमतौर पर एक वर्गाकार चबूतरे पर बनाए जाते थे। The interior was relatively plain, but the outer walls of many temples were decorated with paintings, ornamental tiles और टेराकोटा टैबलेट्स। देखिए, इन मंदिरों के इंटीरियर प्लेन होते थे, कोई सजावट नहीं होती थी, लेकिन बाहरी दीवारों को पेंटिंग्स, ऑर्नामेंटल टाइल्स, टेराकोटा टैबलेट्स द्वारा सजाया जाता था। उनके भीतरी भाग में कोई सजावट नहीं होती थी, लेकिन अनेक मंदिरों की बाहरी दीवारें चित्रकारियों, सजावटी टाइलों अथवा मिट्टी की पट्टियों से सजी होती थी। इन सम टेम्पल्स, particularly in Vishnupur, in the Bankura district of West Bengal, such decorations reached a high degree of excellence. कुछ मंदिरों में, विशेष रूप से पश्चिम बंगाल के बांकुरा जिले में विष्णुपुर के मंदिरों में ऐसी सजावटें अत्यंत उत्कृष्ट कोटि तक पहुंच चुकी थी। हमारा जो लास्ट टॉपिक है वो है फिश एज फूड, मछली भोजन के रूप में। ट्रेडिशनल फूड हैबिट्स आर जनरली बेस्ड ऑन लोकली अवेलेबल आइटम्स ऑफ फूड। देखिए, स्थानीय क्षेत्रों में जो फूड आइटम्स अवेलेबल होते हैं उन्हीं से ट्रेडिशनल फूड हैबिट्स बनते हैं। परंपरागत भोजन संबंधी आदतें आमतौर पर स्थानीय रूप से उपलब्ध खाद्य पदार्थों पर निर्भर करती हैं। बंगाल इज अ रिवरिन प्लेन विच प्रोड्यूसेस प्लेंटी ऑफ राइस एंड फिश। देखिए, बंगाल एक रिवरिन प्लेन है, मतलब कि नदीय मैदान है, तो यहाँ राइस कल्टीवेशन भी होता था और यहाँ पे मछली भी पाया जाता था। बंगाल एक नदीय मैदान है जहां मछली धान की उपज बहुतायत से होती है। अंडरस्टैंडेबली दीज टू आइटम्स फिगर प्रोमिनेंटली इन द मेन्यू ऑफ इवन पुअर बंगालीज। इसीलिए ये स्वाभाविक है कि इन दोनों वस्तुओं को गरीब बंगालियों की भोजन सूची में भी प्रमुख स्थान प्राप्त है। Fishing has always been an important occupation and Bengali literature contains several references to fish. देखिए, मछली पकड़ना बंगाल में इंपॉर्टेंट ऑक्यूपेशन रहा है और हमें फिश का रेफरेंस बंगाली लिटरेचर में भी देखने को मिलता है। मछली पकड़ना वहां का प्रमुख धंधा रहा है और बंगाली साहित्य में मछली का स्थान स्थान पर उल्लेख मिलता है। What is more, terracotta plaques on the walls of temple and viharas depict scenes of fish being dressed and taken to the markets in baskets. देखिए, बंगाल के मंदिरों और बुद्धिस्ट मॉनेस्ट्रीज के दीवारों में मछलियों को साफ करते हुए टोकरियों में भरकर बाजार ले जाते हुए दिखाया है। इससे ज्यादा और क्या होगा कि मंदिरों और बौद्ध विहारों की दीवारों पर जो मिट्टी की पट्टियां लगी हैं उनमें भी मछलियों को साफ करते हुए और टोकरियों में भरकर बाजार ले जाते हुए दर्शाया गया है। Brahmanas were not allowed to eat non-vegetarian food, but the popularity of fish in the local diet made the Brahminical authorities relax this prohibition for the Bengal Brahmins. ब्राह्मणों को सामिष भोजन करने की अनुमति नहीं थी, लेकिन स्थानीय आहार में मछली की लोकप्रियता को देखते हुए ब्राह्मण धर्म के विशेषज्ञों ने बंगाली ब्राह्मणों के लिए इस निषेध में ढील दे दी। The Brihadharma Puran, a 13th century Sanskrit text from Bengal, permitted the local Brahmins to eat certain varieties of fish. देखिए, 13th सेंचुरी में बंगाल में पाए एक संस्कृत टेक्स्ट बृहदधर्मा पुराण में बंगाल के स्थानीय ब्राह्मणों को सर्टेन टाइप्स ऑफ फिश खाने की अनुमति दी गई है। बृहदधर्म पुराण, जो बंगाल में रचित 13वीं शताब्दी का संस्कृत ग्रंथ है, उसमें स्थानीय ब्राह्मणों को कुछ खास किस्मों की मछली खाने की अनुमति दे दी। तो फ्रेंड्स, इसी के साथ हम लोग का ये चैप्टर यहाँ पे समाप्त होता है। मैं आशा करता हूँ कि आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। अगर आपको फिर भी कुछ डाउट है तो आप मुझसे कमेंट्स में पूछ सकते हैं या फिर आप मुझसे इंस्टाग्राम पे भी पूछ सकते हैं। अपने फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को शेयर करें
वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में। गुड डे टू एवरीवन। जय हिंद।